दोस्तों नमस्कार। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा भूगोल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आज सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हेलबेक बालू का स्तूप विशिष्ट लक्षण है। तो हेलबेक जो बालू का स्तूप है वो किसका लक्षण है? वह थार मरुस्थल का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वेलबेक बालू का स्तूप जो है थार मरुस्थल का विशिष्ट लक्षण है। मोटी रेत से निर्मित स्तूप को हेलबेक स्तूप तथा उसके बृहद रूप को द्रास कहते हैं। राजस्थान के थार के रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में लंबे लंबे पौनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य स्तूप अधिक संख्या में मिलते हैं, जिनकी ऊंचाई जो है 5 से 95 मीटर तक होती है। अगला है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संघातपुर यानी शिफ्ट फ्लड एक महत्वपूर्ण स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम है और शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता वाली अल्पकालिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका ए और आर दोनों सही है और ए आर एक की सही व्याख्या है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विविध प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण जलबहाव सीड फ्लड के द्वारा होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अल्पकालिक एवं तीव्र वर्षा होती है जो जल बहाव की गति को तीव्र कर देती है, जिससे मृदा के जमाव एवं कटाव के कारण जो है नवीन स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस तरह कारण एवं कथन दोनों सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं फिर कथन और कारण से। कथन है हिमनदीय, ठीक है, हिमनदीय द्रोणिका का तल असाधारण रूप से सपाट होता है और इसका कारण है, इसका हिमनदीय द्रोणिका में सपाट तल समरूप हिमनदीय अपर्दन द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है, आर गलत है, क्योंकि हिमनदीय द्रोणिका का जो सपाट तल होता है समरूप हिमनदीय अपर्दन द्वारा निर्मित होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं हिमनदीय द्रोणिका का जो तल होता है असाधारण रूप से सपाट होता है, जो यू आकार की घाटी के समान दिखता है। यद्यपि इस सपाट तल का निर्माण अपर्दनात्मक क्रिया द्वारा नहीं होता है। इस तरह कथन क्या है? सत्य, कारण असत्य। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेखक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है। थॉर्नबरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक थॉर्नबरी ने लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ड्यूरी के द्वारा रिवर्स एवं रिवर टेरेसिट्स, ठीक है, ड्यूरी ने लिखी थी रिवर्स एवं रिवर टेरेसिट्स, और स्टीयर्स ने लिखी थी द अनस्टेबल अर्थ, और स्ट्रॉलर ने लिखी थी फिजिकल ज्योग्राफी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इंपोर्टेंट बुक है। अगला है हमारा, भू आकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो भू आकृतिक विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो हैक के द्वारा किया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भू आकृतिक विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन जेटी हैक ने किया। हैक के अनुसार अपर्दनात्मक स्थलाकृति की व्याख्या गतिक संतुलन के नियमों पर की जाती है। हैक का सिद्धांत विवृत तंत्र की संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार जब तक विवृत तंत्र में ऊर्जा स्थिर रहती है तब तक स्थल रूप भी स्थित रहते हैं। यद्यपि अपर्दन द्वारा स्थलखंड में अवनयन होता रहता है। अगला है, धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है। तो धरातलीय ताप का जो भूमंडलीय प्रतिरूप है सामान्यतः नियंत्रित किससे होता है? महाद्वीप, महासागर, विषमता, अक्षांश तथा ऊंचाई, ठीक है, महाद्वीप, महासागर, विषमता से और अक्षांश और ऊंचाई से इसका जो सामान्यतः जो प्रतिरूप होता है भूमंडलीय सामान्यतः नियंत्रित होता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। धरातलीय ताप का जो भूमंडलीय प्रतिरूप है सामान्य महाद्वीप, महासागर, विषमता, जिन भागों में महाद्वीपीय भाग अधिक पाया जाता है वहाँ तापमान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्थल की विशिष्ट ऊष्मा जो है सामर्थ्य कम होती है। जबकि जिन महासागरीय भागों की विशिष्ट ऊष्मा सामर्थ्य अधिक होने के कारण कम तापमान पाया जाता है, अक्षांश विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापक्रम क्या होता है? कम होता है। और ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, समुद्र के किनारे वाले स्थलीय नाम का तापमान बहुत अधिक नहीं होता है। प्रचलित पौने तट के समानांतर फैली श्रेणियों और समुद्री धाराओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला हमारा, थॉर्नथ्वेट द्वारा विश्व के जलवायु वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड हैं।
तो थॉर्नथवेट ने जो विश्व के जलवायु वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड बताए हैं वो आपका बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट है। वर्षा की प्रभावशीलता, तापीय दक्षता, संभाव्य वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, विकिरण दक्षता इसका मानदंड नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। थॉर्नथवेट ने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया, पुनः 1948 में संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन की भांति थॉर्नटॉट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है। इसी के साथ उन्होंने वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा। इसी आधार पर उन्होंने वर्षा की प्रभावशीलता, तापीय दक्षता तथा संभाव्य वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन को अपने जलवायु प्रदेश के सीमा निर्धारण के महत्व में प्रदान किया। अगला है हमारा पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो है। तो पृथ्वी का जो अनुमानित औसत एल्बिडो है इसमें राइट ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सफ़ेद तथा चिकने पदार्थों का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। इसी कारण बर्फ तथा बादल का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। किसी तल द्वारा परावर्तित विकिरण तथा उस तल द्वारा कुल प्राप्त की गई विकिरण के अनुपात को संबंधित तल का एल्बिडो कहते हैं। और पृथ्वी का औसतन एल्बिडो 30% होता है। कितना होता है? 30। यहाँ पे 30 नहीं दिया गया है। यद्यपि इसकी मात्रा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इस तरह कोई भी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। अगला है प्रत्यनुवर्ती सरिता सामान्यतया प्रवाहित होती है। तो प्रत्यनुवर्ती सरिता जो है सामान्यतः कहाँ प्रवाहित होती है? अनुवर्ती सरिता के विपरीत। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। प्रधान अनुवर्ती सरिता के प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। वास्तव में प्रति अनुवर्ती की अनुवर्ती सरिता ही होती है क्योंकि वह जल के अनुरूप ही प्रवाहित होती है। प्रति अनुवर्ती प्रवृत्ति से समकोण पर मिलती है। उदाहरण के लिए शिवालिक श्रेणियों से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताएं प्रति अनुवर्ती हैं क्योंकि ये दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रधान अनुवर्ती गंगा तथा यमुना की सहायक पूर्व पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रवर्ती नदियों से समकोण पर मिलती हैं। और प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के अनुरूप दिशा में प्रवाहित होने वाली जो सरिताओं को नवानुवर्ती कहा जाता है। अगला है भू आकृति विज्ञान में एकरूपतावाद के सिद्धांत के प्रथम पोषक कौन थे? तो भू आकृति विज्ञान के एकरूपतावाद के सिद्धांत के प्रथम पोषक जो थे वो हट्टन थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भू आकृति विज्ञान में एकरूपतावाद के सिद्धांत के पोषक जेम्स हट्टन थे। जेम्स हट्टन ने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय है। इसी आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अगला हमारा भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में किस संयंत्र की वेबर द्वारा जो है प्रतिपादन आदर्श स्थानिक त्रिभुज में निम्नतम स्थानीकरण लागत है? तो वह है बोकारो। ठीक है, जो बोकारो संयंत्र है उसमें जो है निम्नतम स्थानीकरण लागत की गई है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जब दो कच्चे माल स्थानिक तथा भार ह्रासमान पदार्थ हो तो उद्योग की जो अवस्थिति की समस्या जटिल हो जाती है। इसके समाधान के लिए वेबर ने स्थानिक त्रिभुज की रचना की और बोकारो इस्पात संयंत्र की वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श स्थानिक त्रिभुज में निम्नतम स्थानीयकरण लागत है। अगला हमारा गोंडो का बृहद संकेंद्रण है। तो गोंडो का जो बृहद संकेंद्रण है वह है बस्तर प्रदेश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोंडो का बृहद संकेंद्रण छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके साथ ही गौंड जनजाति मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में दोनों में रहते हैं और बस्तर के पठार में इनके प्रमुख वर्ग मारिया, भट्टरा, गडाबा, हलवा तथा ठाकर हैं। अगला है भारत में स्थलाकृति मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। तो भारत में जो स्थलाकृति मानचित्रों का निर्माण किया जाता है वो NATMO के द्वारा। NATMO ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत में स्थलाकृति मानचित्रों का निर्माण NATMO नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। यह संगठन कोलकाता में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्यतः उपयोग में आने वाला मापन कौन सा है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्यतः उपयोग में आने वाला जो मापन है वह है माध्यिका। केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्यतः उपयोग में आने वाला मापन माध्यिका होती है जिसे मीन बोलते हैं, सॉरी मीडियन।
ठीक है, मीन समांतर माध्य, मीडियन माध्यिका और मोड बहुलक। किसी समंक श्रेणी के मूल्यों को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य स्थित होता है उस श्रेणी का जो माध्यिका मूल्य कहते हैं, उसे उस श्रेणी का माध्यिका मूल्य कहते हैं। अगला है हमारा जियोग्राफिका, मोस्ट इंपोर्टेंट। जियोग्राफिका शीर्षक से कई ग्रंथ लिखने वाले लेखक की पहचान कीजिए। तो वो शीर्षक है आपका स्ट्रैबो, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को 360 अंशों में विभक्त किया तथा प्रत्येक अंग की पारस्परिक दूरी 700 स्टेडिया निर्धारित की। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को कुल 5 कटिबंधों, विषुवत-रेखीय कटिबंध विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण, 2 उष्ण कटिबंध और 2 ध्रुवीय कटिबंधों में बांटा था। किसने? स्ट्रैबो ने। अगला है हमारा, भारत में हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही जो नहीं है, इसके कारण मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हुई थी। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मोटे अनाजों में उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई थी। डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी राइट हैं। उन्नत बीजों, सघन सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग इसकी विशेषता थी। यह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से प्रारंभ हुई और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आय में विषमता बढ़ी। हरित क्रांति के कारण मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रचुर वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि गेहूं, चावल जैसे अनाजों के उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हुई है। अगला है हमारा, जैसे फसल पर अनेक कारणों से के दुष्प्रभाव की संभावना होती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो कौन सा है? स्थानापन्न विकल्पों का विकास, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फसल पर अनेक कारणों के दुष्प्रभाव की संभावना होती है, जिनसे सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्थानापन्नों का विकास। जब बाजार में दूसरी स्थानापन्न वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलने लगती हैं तो मुख्य फसल की मांग कम हो जाती है। जैसे कॉफ़ी के महंगे होने पर, चाय के सस्ते होने पर व्यक्ति कॉफ़ी का स्थानापन्न चाय को प्राथमिकता देने लगता है। अगला हमारा, टॉफे के परिवहन मॉडल में कई विकल्प की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं की संख्या है। तो टॉफे के परिवहन में कई मॉडल जो है विकास की अवस्थाएं हैं, उसमें 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। इन अवस्थाओं में संख्या कितनी है? 4 है। टॉफे के परिवहन मॉडल में विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। अगला है, मिट्टी, जल तथा ऊष्मा की उपलब्धता के क्रम में निम्नलिखित में से जियोम की कौन सी व्यवस्था सही है? तो जियोम की सही व्यवस्था जो है आपका वन सबसे पहले, उसके बाद सवाना, उसके बाद घास स्थल, उसके बाद मरुस्थल और अंत में टुंडा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वन, सवाना, घास स्थल, मरुस्थल तथा टुंडा में क्रमशः मिट्टी तथा जल की उपलब्धता कम होती जाती है। वन क्षेत्र में वृक्षों की अधिकता के कारण मृदा का बहाव कम तथा वर्षा अधिक होती है, और सवाना वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण जल एवं ऊष्मा की मात्रा सर्वाधिक होती है और यह क्रमशः ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। अगला है हमारा, कच्छ वनस्पति यानी मैंग्रोव के वन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा में समुद्र में पाए जाते हैं? तो वह है आपका कावेरी, सी राइट हो जाएगा। कच्छ वनस्पति वन मुख्य रूप से कावेरी नदी के डेल्टा के समुद्र में पाए जाते हैं। तात्पर्य जो है, कच्छ में जिस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं उसी प्रकार की वनस्पतियां कावेरी के डेल्टा में भी पाई जाती हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडल का कार्बन कुंड कहलाता है? तो भूमंडल का कार्बन कुंड जो है आपका विषुवत रेखीय वर्षा के वन कहलाते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखीय वर्षा के वन भूमंडल के कार्बन कुंड कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में वनों की अधिक संख्या होने के कारण ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के द्वारा अपने अंदर लिए रहते हैं तथा O2 का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। अगला है, गंभीर समुद्री नितल में निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप मिलते हैं? तो गंभीर समुद्री नितल में, ठीक है, जो निक्षेप मिलते हैं उन्हें पंख और लाल मिट्टी कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, गंभीर समुद्री नितल के पंख और लाल पंख के निक्षेप पाई जाती है, और पंख बहुत ही महीन कोणों वाले निक्षेप होते हैं। बजरी तथा रेत की मात्रा पंख की धरातत्व पर विघटन के कारण उत्पन्न होते हैं, जो नदियों तथा वायु द्वारा सागरीय नितल पर जमा किए जाते हैं। जल पंख में लोहे के ऑक्साइड की अधिकता है तथा इसमें चूना 32% तक पाया जाता है। यह पलों, सागर, ब्राजील के तट तथा अटलांटिक महासागर के बेसिन पर इसका सर्वाधिक विस्तार है। और लाल पंख के अलावा पंख के 2 प्रमुख भाग हैं, जैसे नीला पंख और हरा पंख। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो वायु प्रदूषक है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा होने के कारण, ठीक है, भूमंडलीय ऊष्मन की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है।
जिस कारण समुद्री जल स्तर में धनात्मक वृद्धि, प्रवाल विरंजन, त्वचा कैंसर जैसे अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। आगे है आपका, कृषि का मशीनीकरण किन देशों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कृषि का मशीनीकरण जो है आपका जो है विस्तृत कृषि भूमि वाले देशों के लिए हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहाँ कृषि की सबसे अधिक कृषि की जाती है। और कृषि का मशीनीकरण विस्तृत कृषि भूमि वाले देशों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मात्रा प्रवेश करती है? तो कौन सी फसल है? वो है गेहूं। आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मात्रा में प्रवेश करती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश जैसे सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है और सेकेंड में अपना इंडिया। चीन, यूएसए, रूस, भारत, कनाडा आदि। अगला है, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स शीर्षक पुस्तक के संपादक थे। तो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल शीर्षक पुस्तक के संपादक जो थे आपके चॉर्ले तथा हैगेट थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक मॉडल शीर्षक पुस्तक के संपादक चोर्ले तथा हैगेट हैं। ये मात्रात्मक जो है क्रांति के प्रवर्तक हैं। इन्होंने भूगोल में मॉडल तथा तंत्र विश्लेषण के प्रयोग को विकसित किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और भारत पर एक ग्रंथ लिखा? तो कौन है? अल्बरोनी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बरोनी ने भारत में कई वर्ष व्यतीत किए और भारत पर एक ग्रंथ लिखा। अल्बरोनी के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे किताब उल हिंद हो गया, अल कानून अली नसूदी हो गया, द वेस्टीज ऑफ द पास्ट हो गया और तारीखुल हिंद हो गया। किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? ठीक है, तो जैव सिद्धांत जो दिया था वो रेटजल ने दिया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। राज्य का जैव सिद्धांत रेटजल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य की तुलना एक जीव से की। इनका कथन है कि राज्य का या तो सामान्य जीव की तरह विकास करना चाहिए या फिर उसे समाप्त हो जाना चाहिए, वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। वास्तव में रेटजल सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा के समर्थक कहे जा सकते हैं। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटिकल, ठीक है, जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जियोपॉलिटिक जो शब्द का प्रयोग किया था वो जेलॉन ने किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जेलॉन महोदय ने सबसे पहले जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान था। अगला है, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व का नाम था। तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश। ठीक है, पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश, बी राइट हो जाएगा। पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है। ज्ञातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय संयोजन पूर्वोत्तर के एक राज्य में सीमित है? तो एक राज्य में सीमित है वो आपका बी यानी गारो खासी। ठीक है, गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ है भाई? मेघालय में। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। खासी जनजातीय संयोजन मेघालय राज्य में सीमित है। इन गारो जनजातीय समूह में परिवार की छोटी पुत्री का स्थान महत्वपूर्ण होता है, वहीं परिवार की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है? तो सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक जो नहीं है वो है विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है, जबकि आवास का प्रावधान, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार तथा शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक है। अगला है आपका, सांस्कृतिक स्थल हॉर्थ की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूगोल के वर्कले संप्रदाय ने। सांस्कृतिक जो स्थल है हॉर्थ की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग भूगोल के वर्कले संप्रदाय ने किया था। अगला है हमारा, उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात आते हैं। तो उत्तरी भारत के मैदान में जो शीतकालीन वर्षा, ठीक है, लाने वाले साइक्लोन यानी चक्रवात जो आते हैं वो आते हैं भूमध्य सागर से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात जो साइक्लोन हैं वो भूमध्य सागर से आते हैं और भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं, तथा उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की खेती के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है।
अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सूची प्रथम, सूची द्वितीय। पेट्रोलियम खंबात बेसिन से कागज का कारखाना अमलाई हो जाएगा। अभ्रक आपका झारखंड हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा से संबंधित हो जाएगी। आपसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रमुख केसर उत्पादक राज्य है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट केसर उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सर्वप्रमुख केसर केसर उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर है। जम्मू कश्मीर राज्य में केसर उत्पादन हेतु करेवा मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी। अगला है हमारा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी टीजीटी में भी पूछा गया है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो फ्रैंक नोटेस्टाइन है। फ्रैंक नोटेस्टाइन। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है फ्रैंक नोटेस्टीन ने सन 1945 में किया था। नोटेस्टीन ने पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभव का प्रयोग करके जनसंख्या के कालिक वृद्धि प्रतिरूप का सामान्यीकरण जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले कालानुक्रमीय परिवर्तनों के आधार पर किया था। अगला है, जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व के संबंध में महाद्वीपों का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले क्या इसमें आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा, उसके बाद एशिया आ जाएगा, उसके बाद अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद अफ्रीका आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विकास के प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रमाण है? तो विकास के प्रादेशिक असंतुलन का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रतिशत। ए इसका राइट हो जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि का जो प्रतिशत है प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रादेशिक असंतुलन का मापन एक कठिन कार्य है क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है। इसके मापन के लिए कसौटी मापक तथा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विशेषता क्षेत्रीय आंकड़ा आधारित नहीं है? तो कौन सी विशेषता जो है क्षेत्रीय आंकड़ा आधारित नहीं है? वह है त्रिभुज। स्थिति रेखाएं और बहुभुज जो है क्षेत्रीय आंकड़ा है, त्रिभुज नहीं है। उपरोक्त प्रश्न में त्रिभुज जो है विशेषता क्षेत्रीय आंकड़ा आधारित नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो ए इसमें राइट है, ठीक है। मजालखंड कोयला से संबंधित नहीं है। बाकी बैलाडीला आपको पता है लौहस्क के लिए है। कुद्रेमुख आपका लौहस्क के लिए है। निवेली आपका लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। 41 का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। मजालखंड जो है बालाघाट मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, इसीलिए रोंग है। और बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है और कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है तथा निवेली जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।